एक लड़की की शादी बहुत धूमधाम से होती है। शादी के बाद वह हजारों अरमान लेकर के अपने ससुराल जाती है, लेकिन उसके सारे अरमानों पर पानी तब फिर जाता है जब शादी की पहली रात ही यानी सुहाग रात को ही उसका पति उससे कुछ वादा करने को कहता है और उसके बाद उसको कसम देता है किसी से कुछ नहीं बताने का। फिर वह अपनी पत्नी से कुछ ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर के दुल्हन के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक सी गई हो। उसके आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी धारा बहने लगती है। वह बहुत मायूस सी हो जाती है। उसके सारे सपने चूर चूर से हो जाते हैं। अब वह चाह करके भी किसी को कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि पति से पहले ही वादा कर चुकी होती है कुछ नहीं बताने का। उदासीन और मायूसी में उस दुल्हन के दिन बीतने लगते हैं। फिर कुछ ही दिनों के बाद पति की अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह ठीक नहीं होते, उनकी मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु होने के बाद उस नई नवेली दुल्हन के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और उस लड़की के साथ अपने बेटे के मरने का जिम्मेदार उस दुल्हन को ही बना रही थी। कुलक्षणी और भक्षणी कह करके उसे गाली दे रही थी। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात तब होती है जब वही दुल्हन पति के मृत्यु के साल भर बाद ही प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अब उसे सारा सच बताना ही पड़ता है। जिसके ऊपर आरोप लग रहे थे वो चरित्रहीन होने का, पति के मरने का जिम्मेदार माना जा रहा हो, कुलक्षणी और भक्षणी कह करके गाली दी जा रही हो, पेट में पल रहे बच्चे का पिता का उन्हें इस तरह का सवाल पूछे जा रहे हो, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए जब वह महिला अपना मुंह खोलती है तो उपस्थित समाज के लोग, घर वाले जो भी थे, सबकी आंखें नम हो जाती है उस नई नवेली दुल्हन की आप बीती सुन करके, कहानी सुन करके। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही मार्मिक और प्रेरणा स्रोत है। आप भी इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आप भी रो दोगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार। आज की कहानी एक नई नवेली दुल्हन की है जिसे शादी की पहली रात यानी कि सुहाग रात को ही वो झटका लगता है जिसके बारे में उसने शायद कल्पना मात्र से नहीं की होगी। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मोहिनी। मोहिनी की शादी बड़ी धूमधाम से शैलेश नाम के एक लड़के से कर दी जाती है। वह सपनों को सजा करके शैलेश के घर दुल्हन बन करके आती है। वह शादी के लाल जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी तारीफ सब लोग कर रहे थे। घर में घर वालों के अलावा मेहमान भी होते हैं और सब लोग शैलेश की भी तारीफ कर रहे थे कि शैलेश, तुम्हारी दुल्हन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुशील है। अंदर कमरे में बैठी हुई मोहिनी यह सब सुन करके मन ही मन बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और खुश होती है। थोड़ी देर में शाम होने वाली होती है और उसके दिल की भी धड़कनें बढ़ने लगती है। कुछ ही देर बाद मोहिनी की ननद नैना उसके कमरे में आती है उसे खाना लेकर के। तो नैना को देख करके मोहिनी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। उसे ननद के रूप में अपनी बहन नजर आती है। नैना अपनी भाभी से, मोहिनी से कहती है कि भाभी, ये लो खाना खा लो, नहीं तो थोड़ी ही देर बाद भैया आ जाएंगे तो आप उनसे बात करने में व्यस्त हो जाओगी, फिर खाना नहीं खा पाओगी। तो मोहिनी अपनी ननद नैना से कहती है कि तुम्हारे भैया कब आएंगे। तब वह नैना कहती है कि भैया ने बोला है कि मैं बाद में खा लूंगा, तो मुझे लगा कि शायद आपको भूख लगी होगी, इसलिए मैं आपके लिए खाना लेकर के आ गई हूँ। चुलबुली ननद की बातों से मोहिनी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वह सोचने लगी कि चलो, ननद के रूप में छोटी बहन तो मिल गई है। यही सब सोचते सोचते वह खाना खा रही थी, तभी दरवाजे पर किसी की आने की दस्तक होती है। वह झट से उठ करके एक हाथ से दरवाजा को खोलती है और तो सामने उसके पति शैलेश नजर आते हैं। वह अपने पति को देख करके थोड़ा घबरा जाती है और थाली को हाथ में लेकर के उठ जाती है। तो शैलेश कहता है कि घबराओ मत, पहले अच्छे से खाना खा लो। मोहिनी फिर से खाना खाने लगती है। तो फिर मोहिनी खाना खाते हुए शैलेश से पूछा कि आपने खाना खा लिया। तो शैलेश ने कहा कि हाँ, मैंने खाना खा लिया। तो मोहिनी बिस्तर पर बैठी हुई थी। फिर शैलेश भी उसके करीब जाकर के बैठ गया और उसका हाथ पकड़ते हुए अपने हाथों में
लेकर के बोला कि मैं तुमसे कुछ बात बताना चाहता हूं, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम यह बात किसी से नहीं कहोगी, कभी नहीं कहोगी। यह बात हमेशा राज की तरह ही रहेगी हमारे और तुम्हारे बीच में। पहली ही रात को अपने पति से इस तरह का बात करना और इसी बात के लिए वचनबद्ध करना मोहिनी को थोड़ा अटपटा लगता है। वह बोली कि ठीक है, मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर पति देव ऐसी क्या बात है। तब शैलेश बोलता है कि आपको मेरे सिर पर हाथ रख करके कसम भी खाना होगा कि सचमुच में तुम कभी किसी से ये सब बातें नहीं कहोगी। तो मोहिनी सर पर हाथ रख करके कसम भी खा लेती है और वचन भी दे देती है, मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहने का। वह फिर शैलेश और मोहिनी में क्या बात हुई यह किसी को पता नहीं, वह बात गुप्त थी। पर शैलेश ने मोहिनी को जो बताया उसे सुनने के बाद उसकी आंखें नम हो गई, वह फूट फूट कर रोने लगी। शैलेश ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रोए ही चली जा रही थी। रोते रोते रात हो जाती है। वह बिस्तर पर लेटे लेटे एक दूसरे के अपोजिट में एक दूसरे के पीट करके वह सुबह तक रोते रहे। ना तो उन दोनों ने सुहाग रात मनाई, ना तो आपस में कोई बातचीत की। सुबह उठने के बाद जब मोहिनी उठ करके बिस्तर पर से अपने बाथरूम में नहाने जाने लगी, तब शैलेश ने उसका हाथ पकड़ करके बिस्तर पर बैठा लिया और उससे पूछा कि मोहिनी, जो मैंने तुमसे वचन लिया था और जो तुम्हें कस्में दी थी, क्या तुम किसी से बताने का नहीं? क्या तुम उसी बात से नाराज हो ना? तब मोहिनी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह सहमति में अपना सिर हिला देती है और नहाने चली जाती है। नहाने के बाद जब वह सज धज करके 16 श्रृंगार करके बाहर निकलती है, तब वह बिल्कुल एकदम चांद की तरह खूबसूरत लग रही थी। सब लोग उसे देखते हैं और उसके चेहरे पर जरा सा भी कोई सिकन नहीं होता। किसी को भी एहसास नहीं होता कि वो रात भर जागी है और खूब रोई है। मोहिनी को अपनी छोटी ननद घर में बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। वह सबसे मिलजुल करके हंसी खुशी से दिन भर ऐसे ही रहती थी। मोहिनी के दिन कुछ ऐसे ही गुजर रहे थे। हर दिन वह सुबह होने पर नहा धो करके 16 श्रृंगार करके सबसे अच्छे से बात करती और खुश रहती, और जैसे ही रात होती वह अपने कमरे में सोने जाती पति के साथ, तब उसकी आंखें नम हो जाती और दोनों एक दूसरे से लिपट करके फूट फूट कर खूब रोते। अब पति पत्नी के दिन कुछ इसी तरह से बीतने लगे। एक दिन शैलेश की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। घर के सभी लोग उसे अस्पताल ले जाकर के जाने लगे। तब शैलेश कहता है कि नहीं, मुझे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही घर पर रहने दो, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। लेकिन शैलेश की तबीयत ठीक नहीं होती, वह बल्कि दिनों दिन और ज्यादा खराब होती चली गई। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। शैलेश की मृत्यु होने के बाद घर में मानो कोहराम सा मच गया हो। सब लोग बेहद रो रहे थे। मोहिनी भी रोते रोते बदहवास हो गई। सासू माँ तो मोहिनी पर ही आरोप लगा रही थी कि अपने बेटे के मरने का, और वह उसे कुलक्षणी और भक्षणी कह रही थी, और आते ही इसने मेरे बेटे को चबा लिया और खा लिया। पर जो होना था वो तो हो ही गया, होने को कौन टाल सकता है। अगले दिन शैलेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मोहिनी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ सा मानो टूट गया है। वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। मायके में भी उसके पिता तो थे, पर माँ सौतेली थी। वह चाह करके भी मायके अपने नहीं जा सकती थी। अब वह दुख के दिन ससुराल में ही काटने लगी थी। उसकी छोटी ननद नैना उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती। नैना भी मोहिनी को बहुत प्यार करती और उसे भाभी माँ कह करके पुकारती थी। शैलेश के मरने के लगभग 1 साल बाद नैना की शादी सागर के साथ तय हो जाती है। अब नैना सागर से मिलने जब जाती तो साथ में अपनी भाभी को भी लेकर के जाया करती थी। भाभी को होटल में बैठा करके वह अपने मंगेतर से मिलने किसी पार्क में चली जाती, और शाम जब होता तो मिलने के बाद वह वापस अपने भाभी को लेकर के घर में चली आती थी। ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन नैना अपने मंगेतर से मिल करके वापस आती है तो भाभी उसकी मोहिनी जो होटल में बैठाया था वहां पर आकर के देखती है तो मोहिनी बेहोश होकर के पड़ी थी। होटल के स्टाफ और कर्मचारी उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहे थे। मोहिनी होश में तो आ जाती है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। फिर नैना आनन फानन में तुरंत एक ऑटो रिक्शा बुलाती है और उस पर बैठा करके अपने भाभी को लेकर के हॉस्पिटल चली जाती है।
वहां पर डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं तो पता चलता है कि मोहिनी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर के नैना के भी पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक जाती हो। वह बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। नैना फिर वापस हॉस्पिटल से आते समय अपनी भाभी को मोहिनी से पूछती है कि भाभी, भैया को मरे हुए तो लगभग 1 साल हो गया, फिर आपके पेट में यह बच्चा कैसे है? यह बच्चा किसका है? आप प्रेग्नेंट कैसे हो गए? अब मोहिनी नैना की बातें सुनकर के अंदर तक एकदम हिल जाती है। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार बताऊं तो कैसे बताऊं। वह कुछ नहीं बोलती, बस रोने लगती है और रोई ही चली जा रही थी। रोने की वजह से उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था, लेकिन मोहिनी कुछ बता नहीं पाती। फिर नैना उसे लेकर के आती है और एक पार्क में चली जाती है, जो पार्क बहुत कम भीड़ भाड़ वाला था। वहां पर जाकर के किनारे शांति से अपने भाभी को बैठा देती है और मोहिनी के लिए पानी लेकर के आती है। फिर कहती है कि भाभी माँ, आप पहले पानी पीजिए, आप थोड़ा शांत हो जाइए। फिर कुछ नहीं बताती है तो मोहिनी उससे पूछती है कि भाभी माँ, आखिरकार मैं तो आपकी दोस्त हूं ना, तो दोस्त से कोई बात छुपाना कैसे? आप मुझे बताइए, अगर आप नहीं बताओगी तो एक ना एक दिन घर वाले जान ही जाएंगे, फिर हम उन्हें क्या जवाब देंगे? तब तो बताना ही पड़ेगा ना। तो नैना के कई बार जिद करने के बाद मोहिनी ने कहा कि नैना, शादी की पहली रात को ही जब मैं आई तो तुम्हारे भैया ने मुझसे वचन दे करके कहा था और कसम दे दिया था कि किसी से कुछ नहीं बताने का, लेकिन किस्मत ने आज मुझे ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है कि जहां से मुझे यह सब कुछ बताना ही पड़ेगा। तुम्हारे भैया के दुल्हन बनकर के जब मैं ससुराल में आई तो मैं भी और लड़कियों की तरह बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी, लेकिन मेरी खुशियों को शायद किसी की नजर लग गई थी। तुम्हारे भैया जब रूम में आए तो उन्होंने मुझसे एक वचन लिया और मुझे अपने सर पर हाथ रख करके कसम दिया कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूं, तुम यह बात किसी को कभी नहीं बताओगी। तुम्हारे भैया मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मैं भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी बताई बात मैं किसी को बता करके उनकी बदनामी करूं, समाज में उनकी थू-थू हो, इसलिए मैं उनकी बात मान ली। वह बात यह थी कि तुम्हारे भैया को एड्स की बीमारी थी। हालांकि यह बीमारी उन्हें कैसे हुई यह नहीं पता है, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले वह एक बार बीमार हुए। जब जाकर के हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कई जांच लिखी, जिसमें एक जांच एचआईवी की भी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश रिपोर्ट शादी के दूसरे दिन यानी कि विदाई के दिन मिली। तो तुम्हारे भैया ने देखा कि वह रिपोर्ट पॉजिटिव थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा समझदार थे, किसी से कुछ नहीं बताया और शादी की पहली रात को उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। जब उन्हें यह पता चल गया कि अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं, इस बीमारी की वजह से मैं बहुत जल्दी ही मर जाऊंगा, तब वह अपने एक जिगरी दोस्त कार्तिक के पास फोन किया और उनसे सारी बात बताई और मेरी भी उनसे बात करवाई और कार्तिक से यह भी कहा कि कार्तिक, मेरे मरने के बाद तुम मेरी पत्नी मोहिनी से शादी कर लेना, मेरे घर वालों से बात करके। कार्तिक ने तुम्हारे भैया की बात मान ली और मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। वह अपने तरीके से मेरी और अपनी शादी की बात माँ जी से करना चाहा, लेकिन माँ जी ने मना कर दिया। अब तुम्हारे भैया को इंतजार था कि बस अपने मरने का, क्योंकि वह अपने जीते जिंदगी मेरे हाथ किसी और के हाथ में नहीं दे सकते, मेरी शादी किसी और के साथ नहीं करवा सकते थे, क्योंकि लोग हजारों तरह के सवाल करने लग जाते और तुम्हारे भैया कार्तिक से मेरी बात करवाते, लेकिन मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैं मजबूर थी कि तुम्हारे भैया को दिए हुए वचन, इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ती थी और ना चाहते हुए भी, मुझे इच्छा ना होते हुए भी मुझे कार्तिक से बात करनी ही पड़ती थी। धीरे धीरे मैं उनसे लगातार बात करने लगी थी। तुम्हारे भैया की जब मृत्यु हो गई थी तब मैं अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करने लगी। उन दिनों कार्तिक मेरे पास फोन किया करता था और ढेर सारी बातें किया करता था। कार्तिक से बात करते करते धीरे धीरे उससे नजदीकियां बढ़ी और मुझे उससे प्यार हो गया था। जब कार्तिक से मुझे प्यार हो गया था तो हमने मिलने का प्लान बनाया। मैं अकेले घर से कहीं बाहर तो जा नहीं सकती थी, इसलिए जब तुम मेरे साथ चल करके मुझे होटल में छोड़ करके अपने मंगेतर सागर से मिलने जाती थी पार्क में, तब मैं होटल में अकेले जब रहती थी
तो अब कार्तिक को भी अपने पास बुला लिया करते थे। मेरे और करीब आना चाहता, लेकिन मैंने उसे कई बार मना कर दिया। फिर मैंने मना किया और कहा शादी से पहले ये सब ठीक नहीं है, जब शादी कर लेंगे तभी कुछ हो सकता हमारे बीच में। लेकिन एक दिन जज्बात में हम दोनों ही बहक जाते हैं और सीमा को लांघ लिया था। और हालांकि इससे पहले कार्तिक ने मेरी और अपनी शादी की बात माँ जी से करना चाहा, लेकिन माँ जी ने हर बार मना कर दिया। मुझे मायके से भी कोई सपोर्ट नहीं था, इसलिए मैं करती तो आखिरकार क्या करती। फिर एक दिन मैंने और कार्तिक ने चुपचाप तरीके से जाकर के मंदिर में शादी कर लिया और मेरे पेट में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं बल्कि कार्तिक का ही है। अपनी भाभी मोहिनी की ये ऐसी बातें सुन करके नैना के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि भैया आपको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आप भी उन्हें बेहद ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था, भैया आपसे अलग हो गए। ऐसा प्यार करने वाला पति शायद ही किसी को मिलता हो। पर भाभी भैया को एड्स कैसे हो गया, क्या यह उन्होंने आपसे नहीं बताया? तब मोहिनी ने कहा कि नैना अगर उन्हें यह बीमारी के बारे में पता ही होता तब तो वह मुझे बिल्कुल बताते। अगर आज वह जिंदा होते तो जरूर पता करते। अब उनके मरने के बाद उस बीमारी के बारे में किसी से बात करके मैं उनकी बदनामी नहीं करना चाहती हूँ, नहीं तो लोग सोचेंगे कि शायद उन्होंने कुछ गलत किया होगा तभी तो उन्हें यह बीमारी हुई है। फिर नैना ने अपनी भाभी मोहिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि भाभी माँ, जैसे आपने मेरे भैया की बात मान करके बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया, मेरे खानदान की इज्जत बचा लिया, वैसे ही मैं आपका हाथ पकड़ करके एक वादा करती हूँ कि मैं भी अपने शादी से पहले आप और कार्तिक की शादी जरूर करवाऊंगी। भले ही आप दोनों ने मंदिर में जाकर के शादी कर लिया हो, लेकिन समाज की नजरों में अभी आप दोनों ने शादी नहीं किया है। फिर वह अपने माँ के पास जाकर के कहती है कि माँ अगले महीने मेरी और सागर की शादी है ना? माँ कहती है कि हाँ बेटी है। तो फिर नैना कहती है कि लेकिन माँ मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी से पहले भाभी माँ और कार्तिक की भी शादी हो जाए, तब मेरी शादी हो। फिर उसकी माँ कहती है कि नैना तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना, तुम होश में तो हो ना? अगर वह इस घर से चली जाएगी तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? फिर नैना अपनी माँ से समझाते हुए कहती है कि माँ तुम अपने स्वार्थ के लिए भाभी माँ की जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? अभी तो आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपना काम खुद कर सकती हो। आप फिर आगे चल करके जब आपकी हिम्मत घटेगी तो उसके लिए तो मैं हूं ना, आपका ख्याल तो रखने के लिए। आप कार्तिक भैया और मोहिनी भाभी की शादी करवा दो। अगर आप ऐसा नहीं करती हो तो मैं भी अपनी शादी नहीं करूंगी। भगवान नैना जैसी ननद हर भाभी को दे, जिसने अपनी भाभी के लिए अपनी माँ को इतना धमकाया, समझाया और मोहिनी की शादी करने के लिए तैयार हो गई। फिर अगले महीने मोहिनी और कार्तिक की शादी हो जाती है। मोहिनी जब दुल्हन बनकर के कार्तिक के घर जाती है तो उसके बाद नैना अपनी शादी अपने मंगेतर यानी कि सागर के साथ करती है। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना नवविवाहिता की कहानी आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।